हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको डेफिनेशन बताई थी व्यतिकरण की, और व्यतिकरण के बारे में बताया था कि क्या क्या मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, और पृथ्वी वर्ष लगभग 1 साल 2 साल को छोड़कर आते ही हैं। तो उसमें डेफिनेशन हो गई थी लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में यहीं मिल जाएगा नीचे ही। और उसके बारे में प्रतिबंध और क्या क्या वहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते थे वहां से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि व्यतिकरण का डेरिवेशन, ठीक है, कि परिणामी तीव्रता मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है और कितनी होती है। ठीक है, इस वीडियो में सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए कि जैसा व्यतिकरण में आपको बताया गया था कि 2 प्रकाश स्रोत हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं, या 2 या 2 से अधिक प्रकार की तरंगें हो सकती हैं। बस कंडीशन ये थी कि उनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समान हो और उनका आयाम लगभग समान हो। तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं अगर तरंग के समीकरण से, तो तरंग का समीकरण होता है y = a sin ओमेगा t। ठीक, ये होती है तरंगों के लिए इक्वेशन। अगर बात की जाए कि पहले प्रकाश स्रोत से पहली तरंग निकली जिसका विस्थापन है y = a sin ओमेगा t, तो पहली तरंग की अगर बात करें तो y1 ले लेंगे और यहाँ a1 ले लेंगे और इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। और इससे पहले आपको थोड़ी सी 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं, जैसे कि माना कि 2 प्रकाश तरंगे हैं और जिनका विस्थापन y1 तथा y2 है और कोणीय आवृत्ति समान है ओमेगा, और t समय में वो एक ही दिशा में गमन कर रही हैं और उनके आयाम क्रमशः a1 व a2 हैं। ठीक है, इस तरह से आपको 2-3 लाइनें बेसिकली जो मेन है वही लिखनी होती है, फिर उसके बाद डेरिवेशन शुरू। तो अगर बात की जाए कि दूसरी जो प्रकाश तरंग है उसमें मान लिया कलांतर है फाई का, तो ये हो जाएगा y2 = a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पर आयाम a1 a2 है, तरंग के आयाम थोड़े से भिन्न हैं। ठीक है, क्योंकि कंडीशन में था कि आयाम लगभग बराबर होते हैं और आवृत्ति समान होती है ओमेगा ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी समान है और t समय समान समय की बात चल रही है, लेकिन मान लें कि इन दोनों तरंगों के बीच फाई का कलांतर है तो हमने फाई इसमें ऐड कर दिया। अगर बात करी जाए कि अध्यारोपण के बाद क्या हुआ होगा, तो हम करने वाले हैं y = y1 प्लस y2। y1 का मान था लो इक्वेशन फर्स्ट से a1 sin ओमेगा t प्लस y2 का मान हो गया a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। ये हो गया sin a प्लस b का फॉर्मूला। और मैथ के बच्चे हैं अधिकतर आप सब, तो इसे खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। y = a1 sin ओमेगा t प्लस a2, ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, इस फॉर्मूले से इसे खोल देते हैं तो y = आता है a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा t sin फाई। अब देखिए यहाँ भी sin ओमेगा t और यहाँ भी sin ओमेगा t कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हम इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y = sin ओमेगा t। यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर आया a1 प्लस a2 cos फाई प्लस यहाँ a2 sin फाई को पहले लिख लिया और cos ओमेगा t को बाद में लिख लिया। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसे थर्ड। अब a1 माना कि a1 प्लस a2 cos फाई। देखो इससे आगे बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, तो क्या करना है कि a1 प्लस a2 cos फाई यानी फाई वालों को a1 प्लस a2 cos फाई को मान लिया कैपिटल A cos थीटा। ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया, और a2 sin फाई को मान लिया a sin थीटा। ये हो गई इक्वेशन 4 और ये हो गई इक्वेशन 5। अब क्या करा कि समीकरण 4 और 5 जो हमने मान माने इन्हें समीकरण नंबर 3 में फिर रख दिया, तो ये हो गया y = sin ओमेगा t और a1 प्लस a2 cos फाई का मान है a cos थीटा प्लस a2 sin फाई की वैल्यू है a sin थीटा
कोस ओमेगा टी। तो यहां से मिलता है y इक्वल टू साइन ए कोस बी। पहले देख लेते हैं, यहां भी कैपिटल ए है, यहां भी कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए को कॉमन निकाल लिया, अंदर हो गया हमारा साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी और साइन थीटा। तो देखिए सूत्र बन गया ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का बन गया फिर, तो y इक्वल टू ए साइन ए प्लस बी यानी कि ओमेगा टी प्लस के थीटा, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। ए क्या है? ए है परिणामी तरंग का आयाम, यानी कि जब वो अध्यारोपित हो चुकी होंगी तो उस समय आयाम मान लें उनका कैपिटल ए है जो हमने मानकर चले हैं, तो y इक्वल टू आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस के थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप पर अब क्या करना है कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो हमने मानी है इनका वर्ग करके जोड़ने पर, कि फ्रॉम इक्वेशन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऑन एड। ठीक है, यानी कि समीकरण 4 और समीकरण 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इधर की साइड वर्ग करके इधर जोड़ देंगे, इधर की साइड वर्ग करके इधर जोड़ देंगे। तो देखिए थोड़ा घुमा कर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा, इसका वर्ग किया a cos थीटा, ये हो गया, प्लस इस साइड में इस साइड को ही जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी ये हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a2 sin फाई का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर इसे खोलते हैं तो ये खुलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका होल स्क्वायर बन गया, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 का स्क्वायर और sin स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया 5। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए तो यहां से अगर a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक, अब यहां देखिए कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको a2 cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, इसमें से अगर a2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। देखिए ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस यहां से a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, ठीक, प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइंस के और मैथ के बच्चे को सबको पता ही होगा। ठीक, a स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसका मान भी 1 हो गया, प्लस ये बन गया 2a1 a2 cos फाई। ठीक, इतना बन गया। ठीक, अब इसके बाद ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर यानी कि परिणामी आयाम का मान, इक्वेशन नंबर बन गई हमारी ये 7। ठीक है, अगर बात करी जाए परिणामी तरंग की तीव्रता, हमें क्या चाहिए थी? परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से आगे को समझने वाले सारे आपके, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट टॉपिक में आता है इंटरमीडिएट के लिए, क्लास 12 के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट में तो अक्सर आते ही रहता है, फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से काफी। देखिए परिणामी तरंग की तीव्रता की बात की जाए तो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है I इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू के ए स्क्वायर, कैपिटल है आयाम तो कैपिटल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। I इक्वल टू, अगर परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है, जो हमारी परिणामी तरंग थी तो उनकी तीव्रता का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू के ए स्क्वायर। ए होता है परिणामी तरंग का आयाम और के होता है यहाँ पर तरंग नियतांक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्रकाश की तीव्रता, तरंग की तीव्रता निकालने का।
तो k हमारा बाहर है, ए स्क्वायर का मान लगा दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक, तो ये हुआ I इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बातें स्टार्ट होती हैं और ध्यान से देखते रहिए बस। I इक्वल टू के ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला था? I का। ठीक, यानी कि I बराबर होता है के ए स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ कर दें हम a1 तो ये हो जाएगा a1 I1, और यहाँ कर दें a2 तो ये हो जाएगा I2। ठीक है, इस तरह से तो के a1 स्क्वायर बन जाएगा I1 का मान और ये बन जाएगा I2 का मान प्लस 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इसी रूप में हमें इसे चेंज करना है, I1 I2 के रूप में ही चेंज करना है। तो अभी बताया आपको कि I बराबर के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। बन करा तो बन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका वर्गमूल कर दें तो इसका टोटल का वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 बराबर अंडर रूट के और a1 स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, यानी कि अंडर रूट के a1 है हमारे पास, k को रूट के लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे? एक बार लिख लो अंडर रूट के a1 के साथ, एक बार लिख लो अंडर रूट के a2 के साथ, cos फाई ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी कि a1 a2 के साथ अंडर रूट के दो बार लिख लिया गुणा में, अंडर रूट के गुणा होगी के ही बनेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो बात वही की वही है। अब देखिए I बराबर कितना हो गया हमारे पास? इतना हो गया। ठीक, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2, इसका मान कितना बन गया? अभी बताया अंडर रूट I1 बन गया इंटू इसका मान बन गया अंडर रूट I2 और cos फाई ऐसे का ऐसे ही है साथ में। इक्वेशन नंबर बनी 8। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर होता I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर को अगर ध्यान से देखें तो क्या खुलता? I1 का इसको अगर इसका स्क्वायर खोलते a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो ये खुलकर आता I प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ठीक है, इतना खुलता, लेकिन साथ में cos फाई है जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई आगे क्या किया जाए। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ से आगे क्या किया जाए, इक्वेशन 8 तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, तो अब देखिए हमें करना क्या था, हमें निकालनी है व्यतिकरण की घटनाएं, यानी कि एक बार तो तरंग की तीव्रता मैक्सिमम हुई है और एक बार न्यूनतम हुई है, मिनिमम हुई है। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी समपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया भी था कि समपोषी व्यतिकरण कहाँ होता है? मैक्सिमम, और समपोषी व्यतिकरण के लिए यानी समपोषी व्यतिकरण का मतलब है मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम। ठीक, मैक्सिमम के लिए क्या था? मैंने ये बताया था कि जब प्रकाश स्रोत से दो तरंगें निकली थी, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, तो उनके अध्यारोपण से जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो गई थी उसे बोला गया था समपोषी व्यतिकरण। अब देखिए अगर मैक्सिमम करना है प्रकाश की तीव्रता को तो इसका मान cos फाई का मान हमें करना होगा प्लस k1। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी मैक्सिमम। अगर यहाँ आ जाए -1 तो वो बन जाएगा मिनिमम के लिए। अब यही देखना है आपको। ठीक, फाई होता है कलांतर, तो फाई का मान अगर हो जाए 2m पाई, ठीक है ध्यान से देखिए, फाई का मान अगर 2m पाई हो जाए, जहां m इक्वल टू 1 2 3, ठीक 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी रख दें, मान लिया 0 मान रखा m का। ठीक, ध्यान से देखिए m का मान 0 रखा तो फाई का मान 0 बन गया, और cos 0 का मान 1 प्लस के 1 रखा तो कितना हो गया? m का मान 1 रखा तो 2 पाई का मतलब 360, और 360 का मतलब है 360 प्लस 0, और 0 360 प्लस 0 पहले चतुर्थांश में पहुंचे। ठीक, और वहां cos 0 का मान फिर प्लस के 1 बना। ठीक, यानी कि मैक्सिमम के लिए हमें क्या लगाना है? कलांतर
2m पाई, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें पथांतर की, ये अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक, 1 नंबर में विकल्प वगैरह में कि समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, तो पथांतर का सूत्र होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणा कलांतर। और ये फॉर्मूला आपको अलग से भी याद रखना है कि पथांतर बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणा कलांतर, लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणा कलांतर। देखिए कलांतर कितने का है, 2m पाई का है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो पथांतर आ गया m लैम्डा, m ये बचा, लैम्डा ये बचा, m लैम्डा, ठीक है। ध्यान रखना 1 नंबर में विकल्पों में अलग से पूछ लिया जाता है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है। ध्यान रखना है आपको कि समपोषी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है वो होता है m लैम्डा, ठीक। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 8 पर। इक्वेशन 8 से अगर बात करी जाए समपोषी व्यतिकरण को लेकर चल रहे हैं हम, यानी कि I मैक्सिमम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। I मैक्सिमम समपोषी व्यतिकरण यानी कि मैक्सिमम की बात चल रही है, तो I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, और cos फाई का मान बन गया हमारा 1। मैक्सिमम की बात करी तो इसका मान कितना बन गया, इसकी जगह हम रखा 2m पाई, और m की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रख लो, कितनी बनेगी +1, +1 का मतलब प्लस में ही रहेगी, तो ये बनेगा I मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये सिद्ध करने को आता है, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार और कि क्वेश्चन आता है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए सिद्ध कीजिए I मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए इसे खोलते हैं, इतना हुआ, अब इससे आगे देख लीजिए इधर, ठीक है। नोट करते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है, और बाद में पॉज करके इसे अच्छे से नोट वगैरह बना लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, ठीक। और एक बार खुद करके देखना, समझते तो अब फिलहाल रहो आप, और इससे समझने के बाद खुद करके देखना, हो जाएगा आराम से, बहुत आसान है। मैथ वाले बच्चे हो तो आराम से कर ही लोगे, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए अगर I1 I2 के मान खोले जाए, I मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 यानी कि I1 का मान लगा दो KA1 स्क्वायर। ध्यान करो I1 का मान यहाँ ये रहा, I1 का मान ये रहा KA स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट में है तो अंडर रूट में लगा दिया, ठीक है, पता होना चाहिए, प्लस अंडर रूट KA2 का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। देखिए अब I मैक्सिमम इक्वल टू, अगर यहां से अंडर रूट के कॉमन ले लिया जाए, अंडर रूट के कॉमन लिया तो अंदर बचा, या एक काम करते हैं इसे खोलते हैं पहले, तो ये बना अंडर रूट के और ये बन गया A1 प्लस अंडर रूट के और ये बन गया A2 का होल स्क्वायर। देखिए वर्गमूल पूरे पर था, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, जब इन्हें खोला तो A1 स्क्वायर में से A1 बाहर आ गया, A2 स्क्वायर में से A2 बाहर आ गया, ठीक। अंडर रूट के अंदर रह गया। I मैक्सिमम इक्वल टू, अगर यहां से अंडर रूट के कॉमन लिया जाए तो यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन ले सकते हैं आराम से, लेकिन ये स्क्वायर में है, जब इसे बाहर लेंगे तो अंडर रूट के का स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा, अंडर रूट से और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अंदर बाहर आ जाएगा हमारा अंदर से के, अंदर बचा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक। एक इक्वेशन ये आ जाती है जो पूछी जाती है कि I मैक्सिमम का मान इतना होता है, सिद्ध कीजिए, तो आगे को इतने स्टेप और हमें बढ़ा देने हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए I बराबर होता है KA स्क्वायर, ठीक है, तरंग का समीकरण होता है I बराबर KA स्क्वायर। A क्या होता है, आयाम। जब बात चल रही थी यहाँ वन की तो यहाँ वन था, यहाँ टू था तो यहाँ टू था, अगर यहाँ बात चल रही है मैक्सिमम की तो ये भी तो हमारा मैक्सिमम ही होगा, ठीक। और ये मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब A मैक्सिमम की वैल्यू आ गई यहाँ से A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। और ये भी पूछ लेता है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तरंगों का आयाम A मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2 होता है, सिद्ध कीजिए, तो आपको यहां तक करना है, ठीक। ये तो चला पहली घटना समपोषी व्यतिकरण मैक्सिमम वाली। अब आती है बात मिनिमम के लिए।
सेकंड स्टेप आता है विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, यानी कि फॉर मिनिमम। अगर मिनिमम की बात करें, ठीक है, मिनिमम, अगर कम से कम न्यूनतम की बात करें कि परिणामी तरंगों की तीव्रता जहां न्यूनतम होती है वहां होता है विनाशी व्यतिकरण। न्यूनतम करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 8 में cos फाई की वैल्यू -1 बनानी है। अगर -1 इसका मान आ जाएगा तो यहाँ माइनस, ठीक, और मिनिमम हो जाएगा। देखिए तो कैसा होगा, अगर कलांतर हो जाए 2m + 1 × पाई, जहां m बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अगर 0 रख कर देखते हैं, m बराबर 0 रखा तो 0 की गुणा 2 से हुई, 0 बना, +1 1 बना, पाई यानी 180, और 180 का मतलब है cos 180, और cos 180 का मतलब cos 180 + 0, तीसरे चतुर्थांश में गए, तीसरे में cos माइनस का है तो माइनस के 1, ठीक। ऐसे ही 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ भी रख के देख लो, m बराबर जो इसका मान आएगा cos फाई का वो आएगा हमेशा इस तरह से, हमारा कितना निकल कर आएगा -1, और माइनस का 1 यानी कि वो मिनिमम है। बस यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम कैसे करना है और मिनिमम कैसे करना है, ठीक। मैक्सिमम के लिए करना है आपको फाई बराबर 2m पाई, और मिनिमम के लिए आपको करना है फाई = 2m + 1 × पाई, ठीक। अब देखिए इक्वेशन नंबर 8 से पहले इसका भी पथांतर निकाल कर देखते हैं, पथांतर, क्योंकि पथांतर पूछे जाते हैं, λ/2 पाई गुणा कलांतर, ठीक। तो λ/2 पाई गुणा कलांतर, कलांतर कितना है, कलांतर है 2m + 1 × पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया λ/2 2m + 1, ठीक। ये आ गया विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, ठीक। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है λ/2 2m + 1। ये भी आपको नोट रखना है, विकल्पों के लिए मोस्ट पॉइंट बन रहे हैं दोनों, ठीक है, कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है mλ, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है λ/2 2m + 1। अब इक्वेशन नंबर 8 पर पहुंचिए, ठीक। अगर फाई का मान रख देते हैं हम ये, तो cos फाई की वैल्यू आएगी -1, ठीक। बात किसकी चल रही है, विनाशी की, यानी कि मिनिमम की। तो यहां से हो जाएगा I मिनिमम, I मिनिमम = ये कितना हो गया, I1 + I2 + 2√I1 × I2 गुणा -1, ठीक। cos फाई की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि फाई का मान हम रखेंगे 2m + 1 × पाई, और m के स्थान पर कुछ भी वैल्यू लगाकर देखेंगे, 0, 1, 2, 3, तो वैल्यू निकल कर आएगी -1। तो यहां से आएगा I मिनिमम = √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि -1 की गुणा यहाँ होगी तो ये माइनस का बन जाएगा, और माइनस का बनने का मतलब है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, और ये ही सिद्ध करने को आता है अधिकतर, ठीक। ये हो गया, समझते रहिए बस कैसे कैसे क्या क्या होना है, सब बाद में मैं बताऊंगा कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो I मिनिमम का मान इतना आ गया। देखिए I मैक्सिमम आया था √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम में आ गया बस बीच में माइनस, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस वही, I1 का मान लगाएंगे k1², I2 का मान लगाएंगे k2², ठीक, बीच में माइनस चलता रहेगा, यानी इक्वेशन आ जाएगी इसी प्रकार हमारी I मिनिमम = k(a1 - a2) का होल स्क्वायर, ठीक। एक इक्वेशन हमारी ये आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से खोल देंगे इसे, और ये देखिए I बराबर कितना था, ka²। देखिए I बराबर होता है ka², ठीक। a क्या होता था, यहाँ आयाम, अगर यहाँ 1 था तो यहाँ 1 था, ठीक। यहाँ 2 था तो यहाँ 2 था, जैसे यहाँ मैक्सिमम किया था तो ये भी हमारी मैक्सिमम की ही वैल्यू थी। ऐसे ही अगर मिनिमम की बात करेंगे तो ये क्या होगा, टोटल हमारा, यानी कि इतना हमारा क्या होगा, मिनिमम। तो यहाँ से आएगा a मिनिमम का मान, और ये होगा a1 - a2, ठीक। तो a मिनिमम की वैल्यू आती है निकल कर यहाँ से a1 - a2, ठीक।
तो अब ध्यान से देखिए कि कैसे करना है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, जो कल आपको डेफिनेशन बताई थी लास्ट वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अगर जिसने नहीं भी देखी है तो, ठीक, तो उसे देख लेना। व्यतिकरण की डेफिनेशन और उसके आवश्यक प्रतिबंध इंपोर्टेंट हो गए, ठीक, 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए। और यदि विकल्प भी बनते हैं तो डेफिनेशन में से उठ जाते हैं, प्रतिबंधों में से विकल्प वगैरह बन जाते हैं। फिर उसके बाद आता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसे आएगा? डेरिवेशन भी ऐसे आता है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तथा संपोषी व्यतिकरण के लिए सिद्ध कीजिए आई मैक्सिमम बराबर इतना, या फिर ये ना देकर ये दे देगा, या फिर आयाम पूछ लेगा इतना होता है सिद्ध कीजिए, ठीक। अगर संपोषी व्यतिकरण के लिए मैक्सिमम के लिए सिद्ध करवाता है तो इतना करने के साथ साथ आपको यहां तक, जहां तक भी पूछेगा, यहां तक पूछेगा यहां तक करना है, यहां तक पूछेगा तो इस इक्वेशन पर आपको रोकना है, यहां तक पूछेगा तो यहां तक आपको करना है, ठीक। अगर पूछ लेता है कि आई मिनिमम बराबर इतना होता है सिद्ध कीजिए, मैक्सिमम नहीं पूछकर अगर उसने मिनिमम पूछ लिया तो इक्वेशन 8 तक तो आपको आना ही है, ठीक। यहां तक इक्वेशन 8 तक तो आपको करना ही है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे यहां जाना है विनाशी व्यतिकरण के लिए फॉर मिनिमम, ठीक, 5 बराबर इतना, और जैसे ये करा ऐसे ही आपको कर देना है। बस थोड़ा यहां ध्यान रखना है कि यहां हमने शॉर्ट में कर दिया था क्योंकि मैक्सिमम के लिए करा दिया था, सब समझ में आ गया होगा आपको। तो उसी तरह से आपको यहां पर फिर ये खोल कर दिखाना है, जैसे यहां पर खोल कर दिखाया था, ठीक, कि यहाँ पर I1 का मान रखा k a1 स्क्वायर, I2 का मान रखा k a2 स्क्वायर। बस ये थोड़ा सा मान लगाकर थोड़ा सा सोल्व करके दिखाना है। और मैथ के बच्चे हो आप, सब कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। तो आराम से हो जाएगा। अगर मैक्सिमम के लिए पूछता है तो मैक्सिमम पर ही आपको छोड़ना है, मिनिमम पूछता है तो मिनिमम ही करना है। अगर आपको दोनों आते हैं, आनी भी चाहिए वैसे, दोनों ही तैयार करने हैं आपको तो, ठीक, दोनों ही आते हैं तो दोनों भी आपको कर देने हैं, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर मैक्सिमम के लिए पूछ रहा है तो मैक्सिमम वाला कीजिए, मिनिमम वाला पूछ रहा है तो मिनिमम वाला कीजिए, ठीक। और दोनों भी कर दोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, अच्छी बात है दोनों करोगे तो। लेकिन फिर भी अगर टाइम बचाना है, जब जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही दीजिए जवाब उसे, ठीक है। तो अगर जो पूछा जा रहा है मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उससे ही पोर्शन को उठाइए। मैक्सिमम पूछा इसे करिए, मिनिमम पूछा इसे कीजिए, लेकिन खोल कर पूरा, ठीक है, डिटेल के साथ जैसे आपको समझाया गया है, ठीक। तो आई होप कोई दिक्कत रही नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था कि y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t पहली तरंग के लिए, फिर दूसरी तरंग जो ली उसमें थोड़ा सा कलांतर ले लिया, फिर जब अध्यारोपण हुआ तो दोनों को जोड़ दिया, y इक्वल टू y1 प्लस y2, फिर मैथ की तरह था सब, बाकी खोलते चले गए। और बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं ये हमने मानी थी, ठीक, कि इसे मान लिया cos फाई वाले को cos थीटा मान लिया, sin फाई वाले को sin थीटा मान लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद क्या करा, फिर वही मैथ की तरह आ गए और इन दोनों इक्वेशनों को उठाकर इनका स्क्वायर खोला। फिर परिणामी तरंग की तीव्रता I इक्वल टू k a स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए, इक्वेशन 8 तक तो आपको आना ही है, ठीक है, यानी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता तक तो पहुंचना ही है। अब ये cos फाई आया तो यहाँ से संपोषी यानी मैक्सिमम तो +1 इसका मान बनाना है, और मिनिमम की बात करेगा तो -1 आपको इसका मान बनाना है। और पथांतर ये अलग से विकल्पों वगैरह पूछ ले जाते हैं, इसलिए यहाँ ये करा दिए हैं, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। और इससे संबंधित क्वेश्चंस, अब बात आती है कि क्या क्या बनता है। बताया था अभी व्यतिकरण की डेफिनेशन हो गई, प्रतिबंध हो गए, डेरिवेशन हो गया, मैक्सिमम के लिए भी मिनिमम के लिए भी, ठीक। अब बचे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक। अगर डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल आने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं, और काफी मोस्ट न्यूमेरिकल अब आ भी रहे हैं यहाँ से, और जो आए हुए हैं वही न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड ही। और एक बात और आपके लिए, अब एग्जाम आने वाले हैं आपके, ठीक है, एक मुश्किल से 2-3 महीने बचे हैं बीच में, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए भाई 2600 की ही, तो फिजिक्स के साथ साथ 2600 पर भी ध्यान दीजिए अपना। और फिजिक्स का हम 1-2 दिन में ही आपको एक वीडियो देने वाले हैं, ठीक है, एक मॉडल पेपर बनाकर तैयार किया है आपके लिए इंटरमीडिएट का फिजिक्स का, तो उसमें फिजिक्स फर्स्ट को ही रखा गया है फिलहाल, ठीक है, सेकंड का कुछ समय बाद मिलेगा, और फिर दोनों का एक भी मिलेगा आपको, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों का, जैसे इस समय यूपी बोर्ड में आ रहे हैं। तो
1-2 दिन में ही आपको एक पेपर देखने मिलेगा, तो उससे आप देख सकते हैं क्या क्या मोस्ट है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकलों के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।